Good morning, 10th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 1 of history, that is rise in nationalism in Europe. हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ ली थी पहले. बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, विच इज वेरी something very casual for us, something that is not a term which we do not understand. It is something that we actually, all of us, almost obviously all of us have it towards our nation and a feeling of nationalism being one and all these sort of things. But how did this idea of nationalism develop, and specifically in Europe? That is what we will be doing in this chapter. So we started the chapter with discussing about this painting, which is telling us what the people in Europe wanted at that time, which type of governance they wanted, है ना. And then उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो first idea of nation state है, it actually came from फ्रांस से आया था ये. एंड ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था. व्हाट वर द वेरियस चेंजेस दैट मेड पीपल टू थिंक दैट ऑल ऑफ देम वर फ्रेंच, इसके बारे में हमने पढ़ा था इन डिटेल. उसके बाद इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिड टॉक अबाउट नेपोलियनिक कोड, दैट what did Napoleon do, what were the changes that he brought in France and few other countries that were under his control. Okay. Then we discussed that initially in Europe, people were divided on basis of languages, on basis of ethnic cultures, and there were many differences between the people, and there was no this idea of nationalism between the same country or same territory. Multinational dynasties were ruling, and people were very different from each other, and they had no common bond. Only they had the common allegiance to the emperor. Only कि हम सबका जितने एरिया का एक रूलर होता था, एक एम्पायर होता था, सिर्फ उतने एरिया को वो मानते थे कि हमारी बेसिक एरिया है. ठीक है. तो ये तो हो गया कि ऐसे पॉलिटिकल टर्म्स में कैसे डिवाइडेड है. एक और चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है कि इस टाइम पे सोसाइटी कैसे डिवाइडेड. सोसाइटी, इफ यू रिमेम्बर टुवर्ड्स व्हेन वी वर वाइंडिंग ऑफ द चैप्टर, आई टोल्ड यू, ऐसे तो जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर में डिवाइडेड थी, बट अभी एक नया मिडिल क्लास आएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड ये मिडिल क्लास जो है ये कैसे आया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो टू स्टार्ट विद लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यानी कि द पीपल हु हैड लॉट ऑफ लैंड, बिग यू कैन से लैंड साइजेस, लैंड अच्छे बहुत बड़े लैंड के वो ओनर्स थे. हाई क्लास पीपल थे, वेरी रिच पीपल थे. तो वो जो है पूरे ऑल ओवर द यूरोप में डोमिनेंट क्लास थी. ठीक है, वेरी पावरफुल. तो इस क्लास के जो लोग थे ये आपस में एक साथ थे, इवन बेसिकली अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. यानी वेदर यू बिलोंग टू one area of France or whether you belong to one area of Germany or the other part of Germany, आप लोग सब यूनाइटेड थे एक साथ. कौन? एरिस्टोक्रेसी क्लास, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, बिकॉज दे बिलीव वी पीपल आर ऑफ द सेम क्लास. कौन? सारे जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी जिनके पास लैंड थे, जो रिच एंड पावरफुल पीपल थे, उनके पास बहुत, ये पूरे कॉन्टिनेंट की बात है, इनके पास क्या होते थे, बहुत बड़े तो लैंड होते थे. और जनरली कंट्री साइड में, बहुत कंट्री साइड यानी मेन सिटी से बाहर थोड़े गांव की तरफ बहुत बड़े एस्टेट्स होते थे, टाउन हाउसेस होते थे इनके. ये ओनली दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, और मतलब दे कंसीडर देमसेल्फ टू पीपल बिलोंगिंग टू वेरी हाई सोसाइटी. और इनकी फैमिलीज आपस में कनेक्टेड हो जाती थी विद द टाइज ऑफ मैरिज. मतलब मैरिज जो है इनके ग्रुप के बीच में ही होती है. अगर एक एरिस्टोक्रेसी क्लास है तो वो दूसरे एरिस्टोक्रेसी क्लास के साथ ही अपने जो मैरिज प्रपोजल्स है वो होते थे. और ये जो है ये बहुत पावरफुल थी. हमें पता है एवरीवेयर जो अमीर लोग होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, तो सेम वाज द केस है. these people were less in number but very powerful. तो ज्यादातर लोग कौन थे? ज्यादातर लोग थे पीजेंट. ठीक है, ऑब्वियसली वो उनका नंबर ज्यादा था. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners,
While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. यानी अगर हम पूरे एरिया की बात करें, पूरे यूरोप की, जनरली जो वेस्टर्न साइड है वहां पे जो लैंड होते थे हर जगह पे वेस्टर्न साइड में, उनको या तो टेनेंट्स वहां पे फार्मिंग करते थे या फिर स्मॉल स्मॉल जो फार्मर्स है जिनके पास छोटा लैंड होता था, स्मॉल फार्म्स, वो लोग अपने एग्रीकल्चर करते थे। बट ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था, बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स वाले लोगों की लैंड थे और बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे, और इनको ऑब्वियसली वो इतने अमीर थे, वो तो कल्टीवेट करते नहीं थे, वो सर्व्स रखते थे उनके अंडर जो उनके लिए काम करते थे। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा यूरोप है उस टाइप से ऐसे डिवाइडेड था, अमीरों में और गरीबों में। रिच एरिस्टोक्रेसी क्लास विद लार्ज लैंड्स एंड बिग पेजेंट्री क्लास विद स्मॉल लैंड्स और नो लैंड्स। ठीक है, और उनके अपने अपनी एक हाई क्लास मेंटेन करके रखी थी, उनके बीच में शादियां होती थी, फ्रेंच बोलते थे, बड़े बड़े उनके एस्टेट्स होते थे, एक अलग हाई सोसाइटी, अलग लैंग्वेज बोलते थे। This was the case with the aristocracy class। और poor peasantry basically ये वो लोग थे जिनके पास या तो small land थे या फिर land थे ही नहीं। एंड ये जो है ये बेसिकली वेस्टर्न साइड पे होते थे यूरोप के, जहाँ पे ये लोग अपने लिए काम करते थे। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बड़े लैंड होल्डिंग्स थी जिनमें सर्व्स को कल्टीवेशन करते थे, सर्व्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हुआ, एक बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, और ये बड़ा चेंज क्या है ये देखते हैं। वेस्टर्न और कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में इस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ट्रेड भी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। पीपल वर ट्रेडिंग डिफरेंट स्टफ, दे वर सेलिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो एक नई कमर्शियल क्लास डेवलप हो गई थी। ये जो नई कमर्शियल क्लास डेवलप हो गई थी, इनका जो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी ये अब प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर मार्केट। ये सेक्शन अब हम देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे दे आर बिकमिंग मोर रिच। ठीक है, समझ आ गया, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, कुछ लोग जो पहले अमीर नहीं थे अब वो अमीर हो रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे जो लोग जो पहले अमीर नहीं थे वो अब अमीर हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्केट के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी वगैरह में धीरे धीरे बाद में 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गई। बट इसके कारण एक नई क्लास इमर्ज हुई। नई क्लास क्या थी? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास तो चलो जैसे जो लेबर और ये जो काम कर रहे हैं वो हो गए, इनके अलावा एक और जो सेक्शन डेवलप हुआ वो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, यानी एजुकेटेड एंड रिच पीपल। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन लोगों का नंबर पहले तो कम था, कम लोग थे, बट धीरे धीरे ये भी इम्पोर्टेंट हो रहे थे। ये जो एजुकेटेड ग्रुप डेवलप हो रहा है ना, इनके अंदर एक नई आइडिया आ रही है। क्या है ये नई आइडिया? द न्यू आइडिया इज लिबरल मिडिल क्लास। ये लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। लिबर का मतलब होता है फ्री। दे आर टॉकिंग अबाउट नेशनल यूनिटी। वो बोल रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं इनको हटाओ, जो स्पेशल ये जो अमीर लोग हैं इनके पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस है इनको आप हटाओ, एंड ब्रिंग इक्वालिटी। So now understand the reason behind it. Slowly and gradually they are becoming important. Slowly and gradually their number is increasing. So they are thinking कि why don't we get equal rights as the aristocracy class? Though we are very rich, we are actually slowly and gradually becoming rich. We pay taxes. Everything is something you can say in the developing phase. So ये चाहते थे हमें भी फ्रीडम मिले,
हमें भी लिबर्टी मिले एंड समवेयर हमें भी इम्पोर्टेंट स्टेटस मिले जो अभी तक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट हुआ दिस आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज लिबरल नेशनलिज्म वो देखो। ये जो 19th सेंचुरी के अराउंड आप देखेंगे ये जो सेक्शन डेवलप हो रहा था ये एक नए आइडिया को लेके आ रहा था जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। ये जो टर्म लिबरलिज्म है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है लिबर। लिबर मतलब फ्री। ये जो नई मिडिल क्लास है ये बोल रही थी हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिविजुअल भी लेवल पे चाहिए, हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, हमें हर चीज में फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए। पॉलिटिकल अगर फ्रीडम की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रीडम में हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब है वोटिंग के थ्रू, जहां पे हमें भी गवर्नमेंट चूज करने के लिए प्रॉपर राइट्स होने चाहिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए पॉलिटिकल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लिबरलिज्म का मतलब था जो ऑटोक्रेसी है राजा करो उसको एंड करो, जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस है जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास है इनको भी हमें क्या करना है, इनको भी हमें ऑब्वियसली हटाना है। ठीक है, सो ये तो हो गई बात व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वो बोल रहे थे लिबरलिज्म मोनार्की एंड करो, क्लेरिकल प्रिविलेजेस हटाओ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हमें क्या चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए और हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक पार्लियामेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, और 19th सेंचुरी में अब हम देखेंगे कि ये भी बोल रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला राइट है वो भी सबके पास होना चाहिए। सो यानी लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे फ्रीडम है एंड फ्रीडम इन मेनी टर्म्स। ओके, तो फ्रीडम हमें एक तो चाहिए गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे था वैसा ही हमें एंड ऑफ ऑटोक्रेसी चाहिए, क्लरिकल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी सबके पास राइट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक चीज यहाँ पे जब व्हेन आई एम सेइंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, if I ask you today what do you understand by political equality, the first thing that you will say will be ma'am one person one vote होना चाहिए, है ना, universal adult suffrage, but this was not so at this time. Equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. Okay, क्योंकि हमें वैसे भी पता है भी राइट टू वोट तो ऑब्वियसली पहले सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता था इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजेस, देयर इनकम एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और विमेन को तो कभी राइट टू वोट था ही नहीं। ओके, सो यानी यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर रेवोल्यूशनरी फ्रांस में भी हम जब डेमोक्रेसी जैसा कुछ आया था तो राइट टू वोट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को या फिर वेजेस के हिसाब से मिला था लोगों को। तो सिर्फ हमने ये देखा था जैकोबियन क्लब जब आया था ना, जब रॉब्सपेयर वाला रूल आया था उससे पहले जरूर उन्होंने बोला था सारे एडल्ट मेल्स वोट दे सकते हैं, बट उससे पहले वेजेस के बेसिस पे और उसके बाद इनकम के बेसिस पे और उसके बाद प्रॉपर्टी के बेसिस पे वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। एंड नेपोलियनिक कोड जब आया तो वापस से क्या हुआ कि लिमिटेड सफरेज हो गया था और विमेन को ऑब्वियसली राइट टू वोट नहीं था और विमेन की पोजीशन भी थोड़ी सी लो हो गई थी, दे वर जस्ट कंसिडर्ड टू बी सम लाइक section of the society which should totally be under the control of their father and husbands. ठीक है, तो उनका जो फ्रीडम है वो curtail कर दिया गया था and they were considered as you can say responsibility or had to follow whatever their father and their husband said. Throughout the 19th century women की तो whenever we talk about women we know that they had to struggle a lot for getting the right to vote.
तो 19 and earlier 20th century तक women और जो non property men है, they were always fighting to get right to vote and they were always wanting equal political rights. तो उनका स्ट्रगल तो चल ही रहा था, यानी यहाँ पे लिबरलिज्म चल रहा था, बट यहाँ पे जो लिबरलिज्म की बात ये जो मिडिल क्लास जनरली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अबाउट जनरली टॉकिंग अबाउट द certain sections of the society, not all sections of the society, okay, but basically वो बोल रहे हैं rule by consent, बट साथ के साथ जो सेक्शन जिनको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा था वो भी इसके लिए फाइट करते ही जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल में हमें समझ आ गया। अब देखते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है। इकोनॉमिक स्फीयर में जो हम फ्रीडम की बात करते हैं उसका क्या मतलब है। Now, before moving on to understanding this topic, अपने बैकग्राउंड ले लेते हैं। एक्चुअली में क्या था उस टाइम पे, as I told you earlier also, within the same country अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटीज थी, अलग अलग वेइंग स्केल्स एंड मेजर्स थे। तो जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत मुश्किल होती थी इन डूइंग देयर ट्रेड। तो इसीलिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए हमें, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हटाओ ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। सो इससे रिलेटेड लोग जो है बहुत ट्राई कर रहे थे। तो स्पेशली एक एग्जांपल ले लेते हैं कहाँ का, जर्मनी का। अगर हम जर्मनी का एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनिशियली तो देख लेते हैं कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, तो नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उन्होंने क्या किया, जर्मनी को बहुत छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स में डिवाइड कर दिया, अराउंड 39 स्टेट्स। और हर जो ये 39 स्टेट्स थी इनकी अपनी करेंसी थी, इनके अपने वेट्स और मेजर्स थे। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल, अगर एक मर्चेंट ने स्टार्ट किया है ट्रैवल करना 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, अगर उसको अपने गुड्स बेचने हैं तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। हर बैरियर पे एक कस्टम ड्यूटी लगती है 5%। किस चीज की, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी वैल्यू के हिसाब से 5% आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ड्यूटी दी जाती थी किसके बेसिस पे, कि आप जो सामान लाए हो उसका वेट कितना। अब इमेजिन करो हर एरिया का अपना वेट और मेजर है, तो जो ट्रेडर है उसको तो पहले तो कैलकुलेशंस करने में इतना टाइम लगेगा, ही शुड बी वेरी गुड एट मैथ्स, है ना। बट keeping jokes apart, it will take a lot of time for them to calculate, to change. We know how to change weights and measures, है ना। So there हमें पता है कि अगर डिस्टेंस की बात करें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो स्टिल सिंप्लीफाइड वे है। उसी तरीके से जब वो किसी भी और चीज को मेजर करते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। हमें पता है लीटर्स की क्या वैल्यू होती है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और कैसे चेंज। बट उनके ये तो हमारा यूनिवर्सल है कि 1 किलोमीटर कितना है, 1000 मीटर्स है ना, वी ऑल नो इट। बट उनकी सोचो जगह जगह ये वैल्यू भी अलग थी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सपोज अगर हम देखें द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज LA, ठीक है। तो जो मेजरमेंट का तरीका था या जो यूनिट था वो था LA, जिसका हर रीजन में अलग लेंथ की वैल्यू थी। एक LA ऑफ टेक्सटाइल जो है, जो आप फ्रैंकफर्ट में लाए हो, वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। 1 LA इज इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर हो गया। अब आप अपने हिसाब से यहाँ से मेजर करके ले गए। अब आप दूसरे एरिया में पहुंचे, कौन से एरिया में पहुंचे, आप पहुंचे मेंस में। मेंस में एक LA मतलब 55.1 सेंटीमीटर। फिर आप न्यूरेमबर्ग में गए, वहां पे 65.6 सेंटीमीटर। फिर आप फ्रेबर्ग में गए, वहां 53.5 सेंटीमीटर। तो जस्ट इमेजिन, एक ही आप कपड़ा कितना लेके गए हो वहां पे फॉर सेलिंग, और while you are going there for selling your product,
यू नोटिस कि आपको तो हर जगह यूनिटी चेंज करना पड़ रहा है, और जरूरी है चेंज करना, क्योंकि आपको उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी देनी है। तो आपको उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी देनी है 5%। तो आप पहले कैलकुलेट करो उनके यूनिट के ऊपर, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं एक एलए के ऊपर इतने 5% दो आप, तो एलए का वैल्यू सब जगह अलग है। इसके अलावा इन कंडीशंस एंड आल्सो थिंक कि आप एक दूसरे से अलग एरिया जा रहे हो, तो आपको करेंसी भी चेंज का है, तो उसके वैल्यू भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसी जो कंडीशंस है, ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में। और जो नया ये इंडस्ट्रियल ग्रुप ट्रेडर, ये इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो दे थॉट कि हमें एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, एक यूनिफाइड टेरिटरी करनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली तो एटलीस्ट हम लोग सब यूनिफाइड हो जाए, तो इकोनॉमिक टेरिटरी सेम करनी चाहिए, ताकि हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल अच्छे से हो। 1834 में एक कस्टम यूनियन बना ज़ोल्वरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1834 में एक कस्टम यूनियन बना ज़ोल्वरिन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। हम देखेंगे जर्मनी में जो भी कुछ मेजर होगा वो स्टार्ट प्रशिया ही करेगा। प्रशिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू कैन से, एरिया इन टेकिंग मेन डेवलपमेंट व्हिचएवर विल टेक इन जर्मनी। आगे भी हम देखेंगे। प्रशिया, इट इज प्रशिया, नॉट पर्शिया, प्रशिया, ठीक है, प्रशिया। People tend to confuse it with Persia. Persia नहीं है, प्रशिया। अब देखो, तो प्रशिया के इनिशिएटिव से कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ ज़ोल्वरिन 1834 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जर्मनी के बाकी जो स्टेट्स है उन्होंने सबने ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया। इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को हटाया, आपस में कंसल्ट करके, आपस में डिस्कस करके, करेंसीज जो पहले 30 करेंसीज थी उनको चेंज करके 2 कर दिया। 2 करेंसीज फॉलो होती है। और इसके बाद इन्होंने जो कोशिश की कि जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको हटा दिया, करेंसीज को रिड्यूस किया, जो ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। और ये सारी चीजें लाके उन्होंने क्या कोशिश की कि इकोनॉमिकली जो डिफिकल्टीज है वो इनको फेस ना करना। और जैसे ये चीजें स्टार्ट की इन्होंने इसके साथ साथ नेटवर्क ऑफ रेलवेज बनाया, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं, अपना काम आराम से कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक वर्क जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको डील कर सकते हैं। बट एक चीज इसमें अगेन अंडरस्टैंड, अगर आप एक रेलवे नेटवर्क बना रहे हो जिससे आपकी पूरी कंट्री एक साथ ज्वाइन हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेशनल यूनिटी है वो भी तो इंक्रीज होगी, नेशनलिज्म की फीलिंग भी तो जनरेट होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, all of them following almost same kind of currency, all of them removing the custom barriers, developing, coming together, developing railway networks, and somewhere having a good trade relationship and having a smooth kind of you can say exchange of things and economic work, तो उससे एक feeling of nationalism भी generate हुई। okay, if we are following one particular currency in whole of India, we know we all are Indians, हमारे यहाँ एक ही चीज follow होती है, rupees ही follow होती है। And if we go outside and there are dollars, euros or whatever it is, we know ये दूसरे एरिया, इसलिए दूसरी करेंसी फॉलो कर रहे हैं। सो जब यहाँ एक ही करेंसी आ गई तो लगता है हाँ सेम है, वेट्स और मेजर सेम कर दिए, हाँ हम लोग यूनिटी आ रही है धीरे धीरे। और वैसे ये कस्टम यूनियन एंड फॉर्मिंग दीज रेलवेज, रिमूविंग ऑल प्रॉब्लम्स, कमिंग टुगेदर, उससे इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन जो है वो भी धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक यही देख रहे हैं कि ये जितनी भी हमारी लिबरेशन हो रही है, जो भी हमारा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, ट्राइंग टू have a free kind of society, politically, economically, socially भी, क्योंकि वो बोल रहे हैं privileges हटाओ, politically क्योंकि हमें government by consent चाहिए and right to property चाहिए social के wise, और हमें मतलब और सारे changes चाहिए in terms of, as I said, कि economic barriers हटाने हैं and
other section fighting for equal writing code, for equal voting rights, and all the things which are trying to bring them together. है ना? So this is the kind of changes that were associated with liberal nationalism. Okay, so this is how liberal nationalism is developing. Keeping this background in mind, we will move on to the next topic in our next class, जहाँ पे हम बात करेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म. लिबरलिज्म एक नई चीज आई है रिलेटिंग टू फ्रीडम, नेशनलिज्म एटसेट्रा. कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुरानी वाली सोच. यहाँ पे पुरानी वाली सोच है मतलब मोनार्की को वापस ला. तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हम जो नेपोलियन की स्टोरी हमने छोड़ी थी उसको कंटिन्यू करेंगे कि नेपोलियनिक कोड एंड ऑल दो सॉर्ट हाउ ही वाज एक्सपैंडिंग, उसको उनके एक्सपेंशन को कैसे रोका जाएगा, एंड हाउ विल देन फाइनली दिस न्यू थिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म विल कम इन यूरोप. और फिर कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म ने आपस में किस टाइप का हमेशा एक प्रोटेस्ट और एक प्रोटेस्ट के साथ साथ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन रहेगा, रिवोल्ट रहेगा, और फिर जिसके कारण आगे किस टाइप के चेंजेस आएंगे, क्या क्या सिस्टम चेंजेस आएंगे इन गवर्नेंस एंड अदर ऑब्वियसली सोशल एंड पॉलिटिकल, एंड टोटली हम बोलेंगे ओवरऑल यूरोप में क्या चेंजेस आएगा. ठीक है, so this is what we will be doing in our next class. Today we have studied about the aristocracy, the poor section and the middle class, and we have studied in detail about the liberal nationalism. Okay, so this is it for today. I suppose जितना भी हमने किया है this must be clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have done, please come back with your problems and we discuss and I'll solve all your problems. So just keep in mind you need to give a reading to whatever we are doing every day so that you can find out your problems, and obviously you are also trying to study the chapter yourself and trying to obviously remember the important points given in the chapter. So with this we wind up today's class. Now we meet in our next class.